नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस पाइथन की सीरीज़ में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। यहाँ पर इस लेक्चर में हम देख रहे थे ऑपरेटर के बारे में, और ऑपरेटर में हमने 3 ऑपरेटर कल पिछले लेक्चर में ख़त्म कर लिया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत हम लॉजिकल ऑपरेटर से करने वाले हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन। तो देखिए क्या लिखा है, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है 2 कंडीशन, मतलब यहाँ पर मान लीजिए कंडीशन 1 दी है और यहाँ पर मान लीजिए कंडीशन 2 दी है। ये कंडीशन कैसी भी हो सकती है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करने का काम कौन करता है, लॉजिकल ऑपरेटर करता है। देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल कि किस तरीके से इसको यूज़ में लाया जा सकता है। तो अभी मात्र आप देखिए इस चीज़ को, अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे 3 तरीके के होते हैं, एंड, और नॉट। अब इसमें से एंड क्या होता है, तो देखिए एंड का काम होता है कि अगर 2 कंडीशन दी है, मतलब एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा। समझ में आई ये बात कि लॉजिकल ऑपरेटर में अगर एंड ऑपरेटर की बात की जा रही है तो इसकी शर्त क्या है कि ये ट्रू कब देगा, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। यहाँ पर बोथ लिखा है, 2 स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, पर कितने भी स्टेटमेंट दिए हों, अगर मान लीजिए 10 स्टेटमेंट दिए हैं और 10 में से 10 ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा, नहीं तो 10 में से एक भी फॉल्स है तो यहाँ पर आपका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक वेरिएबल x ले रहे हैं जो 6 के बराबर हम रख देते हैं, और एक वेरिएबल y लेते हैं जिसकी वैल्यू हम रख देते हैं 20। अब यहाँ पर चलिए हम 2 कंडीशन लगाते हैं कि z इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर पहली कंडीशन हम लेते हैं x इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, और दूसरी कंडीशन लेते हैं, एंड लिख दिया बीच में, और दूसरी कंडीशन हम लेते हैं y इज़ ग्रेटर देन 15, ठीक है। ये 2 कंडीशन हमने यहाँ पर ले ली। अब हम प्रिंट करा रहे हैं z को, ठीक है। पहले सवाल को समझ लीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, x 3 से बड़ा है तो x की वैल्यू 6 है, तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 6 3 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, तो बड़ा होता है, तो ये हमारा हो गया ट्रू। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात की जाए तो y 15 से बड़ा है, क्या y में जो वैल्यू 20 है वो 15 से बड़ी है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो दिए गए दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो हमारा आउटपुट यहाँ पर ट्रू आना चाहिए। चलिए इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। ये हमारा यहाँ पर आएगा ट्रू, देख रहे हैं ये आउटपुट हमारा यहाँ पर ट्रू आ गया। अब इसी चीज़ को चलिए हम गलत करके देखते हैं। तो हम पहला स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स करने वाले हैं कि यहाँ पर 6 की जगह पे हमने 2 कर दिया। अब देखिए क्या x की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है, तो 2 3 से बड़ा नहीं होता, तो ये पहला स्टेटमेंट जो हमारा है वो हो गया फॉल्स और दूसरा स्टेटमेंट हमारा है ट्रू। लेकिन कंडीशन बीच में एंड वाली दी है तो इसलिए एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हमारा आउटपुट यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। चलिए इसको रन कराते हैं और देखिए यहाँ पर आउटपुट फॉल्स आ गया। तो यहाँ पर क्या चीज़ कही गई है, अगर एंड ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हैं तो दी गई दोनों कंडीशन का ट्रू होना नेसेसरी है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। यही चीज़ हमारी वहाँ पर बताई गई थी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तभी ये ट्रू देगा, नहीं तो एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स हमें दे देगा। हमने प्रोग्राम में रन करा कर देखा। लेकिन और ऑपरेटर की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा अलग है, और ये क्या कहता है, रिटर्न ट्रू इफ़ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब दिए गए स्टेटमेंट में से कोई भी ट्रू हो तो ये ट्रू आउटपुट हमारा दे देगा। आइए इसको रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर एंड की जगह पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, और कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अब देखिए कंडीशन पहली वाली हमारी, जैसा कि आप देख रहे हैं x जो है 3 से बड़ा है, तो ये तो वैल्यू 2 है तो 2 3 से बड़ा होता नहीं, तो पहली कंडीशन हमारी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू है। तो यहाँ पर एक ट्रू है और एक फॉल्स है। लेकिन क्योंकि अब हम और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आएगा, इसको हम क्लियर कर ले रहे हैं, जो आउटपुट हमारा आएगा वो ट्रू आ जाएगा। और ऑपरेटर कब फॉल्स देता है, जब दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हों तो यहाँ पर मैं 15 से छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, मैं ले ले रहा हूँ 13।
अब देखिए पहली कंडीशन भी फॉल्स हो गई कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, नहीं बड़ी नहीं है, और y की वैल्यू 15 से बड़ी है तो y की वैल्यू भी 15 से छोटी हो गई है यहाँ पर। और इसको अगर मैं रन कराऊँ तो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि अगर आप एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी नेसेसरी है अगर आप ट्रू आउटपुट चाहते हैं तो। लेकिन और ऑपरेटर के केस में दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इसमें आउटपुट ट्रू आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी समझें तो और मतलब होता है या तो ये सही हो या तो ये सही हो, दोनों में से एक सही हो तो ये ट्रू दे देगा। लेकिन एंड कहता है और कि दोनों सही होने चाहिए, ये समझ में आया। और तीसरा वाला तो बहुत ही आसान है। तीसरा जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है ये है नॉट। नॉट कहता है कि अगर आपका आउटपुट ट्रू आता रहेगा तो हम फॉल्स दे देंगे, और फॉल्स आता रहेगा तो हम ट्रू दे देंगे। चलिए आइए इसको रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम एक आउटपुट पहले लगाते हैं नॉट। ठीक है, हमने एक ब्रैकेट लगा दिया नॉट का और इस सब को ब्रैकेट में कर दिया। तो अभी तक देखिए जब तक नॉट हमने नहीं लगाया था तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा था। अभी भी इस ब्रैकेट से हमारे फॉल्स ही आउटपुट आएगा, लेकिन क्योंकि बाहर नॉट लगा हुआ है तो ये फॉल्स को रिवर्स करके किस में बदल देगा, ट्रू में बदल देगा। चलिए रन करा कर देखते हैं। नॉट का मतलब ही होता है उल्टा कर देना, तो फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देगा। और ट्रू आउटपुट करके देखते हैं तो x की वैल्यू को मैं 3 से बड़ी कर रहा हूँ, मैंने 5 कर लिया, और 15 से बड़ी y की वैल्यू कर ले रहा हूँ, मैं 18 कर ले रहा हूँ। अब देखिए अगर ये नॉट हटा देंगे तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, देख रहे हैं आउटपुट ट्रू आ गया। लेकिन अगर यहीं नॉट लगा देंगे तो आउटपुट हमारा जस्ट रिवर्स हो जाएगा और आउटपुट हमारा फॉल्स आ जाएगा। ये हमारा हो गया तीसरा नॉट वाला हमारा ऑपरेटर। तो 3 ऑपरेटर लॉजिकल में होते हैं। एंड मतलब दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए ट्रू आउटपुट के लिए, और मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ट्रू आउटपुट के लिए। नॉट मतलब कि जो भी आउटपुट आता रहेगा उसका ये रिवर्स कर देगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। तो ये हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। अगले ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स नॉट इफ दे आर इक्वल बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन। अब ये क्या चीज़ कह रहा है, तो यहाँ पर ये चेक करता है कि जो दो ऑब्जेक्ट आप कंपेयर कर रहे हैं क्या उनकी मेमोरी लोकेशन भी सेम है या नहीं है। और ये कैसे लिखा जाता है अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 टाइप होते हैं, इज़ और इज़ नॉट। अब इसका कैसे यूज़ करते हैं आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं समझाऊंगा और उसके बाद देखिए प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखाऊंगा। तो इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं। अब मैं इसको करते भी जा रहा हूँ, साथ साथ आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो मैंने x = 7 लिख लिया। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने x = 7 लिखा, मेमोरी में क्या हुआ, मेमोरी में एक स्पेस अलॉट हुआ जिसमें 7 वैल्यू दे दी गई। अब इस मेमोरी का मान लीजिए एड्रेस हो सकता है 101, ऐसा हम मान रहे हैं कि ये हमारा एड्रेस है इस मेमोरी का जिसमें 7 अलॉट हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं और हमने लिखा y = 8। ठीक है, तो अब इस लाइन में क्या हुआ, इस लाइन में भी एक मेमोरी स्पेस आया जिसमें 8 वैल्यू आ गई, और इस मेमोरी का एड्रेस हो सकता है 103। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एड्रेस है। तो ये 2 एड्रेस इसने बना लिए। अब तीसरी वेरिएबल आपने लिया, तीसरा वेरिएबल क्या लिया, z हमने ले लिया 7। अब जैसे ही z 7 लिया, कंप्यूटर ने कहा कि 7 मेमोरी तो पहले से ही अलॉट है, तो यही मेमोरी स्पेस जो हमने x को अलॉट किया था यही मेमोरी स्पेस तो हम z को भी अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही वैल्यू सेव है। तो ये x की भी मेमोरी स्पेस सेम हो गई और z की भी मेमोरी स्पेस सेम हो गई। समझ में आई ये चीज़ कि दोनों की वैल्यू सेम थी, इसलिए दोनों को सेम मेमोरी स्पेस अलॉट हो गया। लेकिन y की वैल्यू अलग थी तो y को अलग मेमोरी स्पेस अलॉट हो गया। लेकिन ये काम सिर्फ पाइथन में होता है, बाकी कोई भी और लैंग्वेज आप लेंगे तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन सेव होगा। लेकिन यहाँ पर पाइथन में अगर दोनों में सेम वैल्यू है तो उसको सेम मेमोरी स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि x और z को सेम मेमोरी स्पेस मिल गया। इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये चीज़ मैं अभी मुंह से बता रहा हूँ, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ सेम है कि नहीं।
मैंने प्रिंट किया, आईडी लिखने से एड्रेस आ जाता है किसी भी वेरिएबल का, तो मैं एक्स की आईडी प्रिंट करा रहा हूँ, उसी के नीचे मैं वाई की भी प्रिंट कराऊँगा, फिर जेड की भी प्रिंट कराऊँगा। तो फिर हमने वाई की प्रिंट कराई आईडी और उसी के नीचे हमने जेड की भी प्रिंट कराई आईडी। अब हमारे कहे अनुसार एक्स और जेड की एड्रेस सेम आनी चाहिए और वाई की डिफरेंट आनी चाहिए। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं और इसको रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एड्रेस स्पेस जेड का आया है वही हमारा एक्स का भी आया है, लेकिन वाई का देखिए अलग आया है। देखिए इसमें 08 है लास्ट में, इसमें 40 आ गया है वाई के में, और जेड के में सेम आ गया है। समझ में आई ये चीज़ कि इन दोनों की वैल्यू सेम थी, इसलिए इसको सेम मेमोरी लोकेट कर दी गई। चलिए इसको क्लियर करते हैं और अपने ऑपरेटर का यूज़ आइए करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक मैं वेरिएबल लेता हूँ p और इसमें चेक करता हूँ x इज़ y, क्या x की मेमोरी स्पेस और y की मेमोरी स्पेस बराबर है। अगर बराबर होगी तो हमारे p में आ जाएगा ट्रू और बराबर नहीं होगी तो फॉल्स आ जाएगा। तो अभी हमने देखा बराबर नहीं है तो यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। और यही हम करें x इज़ z के साथ, तो x और z में सेम मेमोरी एलोकेशन है तो यहाँ पर आउटपुट हमारा ट्रू आ जाएगा। समझ में आई ये बात? बहुत आसान सी चीज़ है, अगर ध्यान से आपने देखा होगा वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला हमारा है इज़ नॉट। इज़ नॉट क्या करता है, अगर दोनों वैल्यू में, दोनों वेरिएबल में सेम मेमोरी एड्रेस स्पेस नहीं होगा तब ये ट्रू लौट आएगा। इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें सेम होता है तो ट्रू लौट आता है, नहीं तो फॉल्स। इसमें सेम नहीं होता तो ट्रू लौट आता है, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ। तो हमारा अगला ऑपरेटर जो आ रहा है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर का काम क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि वो सीक्वेंस क्या आपके ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं, ये पता लगाने का काम कौन करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर। देखिए क्या लिखा है, रिटर्न ट्रू इफ द सीक्वेंस विथ द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए इसको करके देखते हैं, बहुत आसान चीज़ है ये भी। तो इसको मैं मिटाता हूँ और मैं लेता हूँ x इज़ इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ कोई वेरिएबल, मान लीजिए हमने ले लिया o, ले लिया एक वैल्यू। ठीक है, और फिर हम y ले रहे हैं, y इज़ इक्वल टू हम सेव कर रहे हैं, अपने चैनल का नाम कर सकते हैं कंप्यूटर जी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूं क्या x में जो वैल्यू है वो y में है कि नहीं, तो उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो हम एक वेरिएबल p ले रहे हैं और इज इक्वल टू लिख रहे हैं x इन y, मतलब कि जो x में वैल्यू है क्या वो y में है। अगर ऐसा होगा तो प्रिंट करा रहे हैं हम, सॉरी नीचे जाके प्रिंट करा रहे हैं हम p को। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू y में होगी तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो क्या बताइए, o हमारा इसमें है, जाहिर सी बात है दिख ही रहा है, तो इसमें हमारा आउटपुट ट्रू आना चाहिए। तो हमने इसको रन करा दिया और ये हमारा ट्रू आ गया। कोई और भी वर्ड हम चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं PU, क्या PU प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है PU प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रू आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर सीक्वेंस चेक होता है कि अगर आप TER सर्च करेंगे तो वो तो आ जाएगा, लेकिन अगर इसमें सीक्वेंस आप गलत कर दें, मान लीजिए TRE लिखते रहे हैं, तो TER तो है लेकिन TRE नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स यहाँ पर आ जाएगा। देखिए फॉल्स हो गया क्योंकि आपने सीक्वेंस गलत लिख दिया। जिस सीक्वेंस में इस सीरीज़ में अवेलेबल है उसी सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ सही मानी जाएगी। समझ में आई ये बात? चलिए आगे देखते हैं। तो अगर प्रेजेंट हो तो आप यूज़ कर सकते हैं x इन y का। अगर चेक करना है कि क्या ये नहीं प्रेजेंट है तो आप चेक कर सकते हैं x नॉट इन y का, मतलब जस्ट उल्टा। तो ये 3 ऑपरेटर हमने देख लिए। अगर चाहें तो इस पर आप क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसानी से आपसे बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगले लेक्चर में हम प्रयास करेंगे देखने का, जो कि हमारा आखिरी आउटपुट है बिट वाइज ऑपरेटर, कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा आपसे कि जब आप ये लेक्चर देखने आएँ तो आपको बाइनरी नंबर पता रहे कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में आप कन्वर्ट करते हैं, तभी ये लेक्चर आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ। आज चाहूँगा कि आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन पढ़ लें ताकि अगला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ ला सकें। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएगी। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।